मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीपी तथा सीबी में संबंध। इससे पहले अपन सीपी तथा सीबी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यानी सीपी जो है वो है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और सीबी जो है वो है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। इन दोनों के बारे में हम ये दो समीकरण पढ़ चुके थे कि सीबी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी होती है और सीपी बराबर होता है डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी होता है। ये दोनों समीकरण हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों की जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा सीपी तथा सीबी में संबंध। तो सीपी तथा सीबी में जो संबंध है उसे अपन सामान्यतः इस प्रकार से लेते हैं कि सामान्यतः एक तंत्र के लिए सीपी और सीबी दोनों के मान समान नहीं होते हैं, ये अपन जानते हैं, क्योंकि एक स्थिर आयतन पर है और एक स्थिर दाब पर है। क्यों नहीं होते हैं? उसका रीजन है कि स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊष्मा है ये तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। केवल स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊष्मा है वो केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, क्योंकि स्थिर आयतन पर जो तंत्र है वो किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है। इसलिए तंत्र के द्वारा जितनी भी ऊष्मा अवशोषित की जाएगी वो ऊष्मा केवल और केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जबकि स्थिर जो दाब है, स्थिर दाब जो है, स्थिर दाब पर जो अवशोषित जो ऊष्मा है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करेगी और कार्य भी करती है, वृद्धि भी करेगी और कार्य भी करेगी। अतः ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने से, यानी स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर यदि कोई तंत्र ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करता है तो समान मात्रा अवशोषित करने पर स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि क्या होगी? कम। ताप में वृद्धि कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्थिर दाब पर तंत्र को कार्य भी करना पड़ रहा है और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऊर्जा कहां से मिलेगी? अणुओं की गतिज ऊर्जा से। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो गई तो फिर ताप में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ताप में कमी हो जाएगी। इसी प्रकार देखो, स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि अधिक होगी क्योंकि कार्य संपन्न नहीं होगा। संपूर्ण जो ऊष्मा है वो केवल इसके ताप में ही वृद्धि करेगी, कार्य संपन्न नहीं होने के कारण। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि ताप में स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर यदि समान वृद्धि करनी है, ताप में समान वृद्धि करनी है तो स्थिर आयतन की अपेक्षा स्थिर दाब पर अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसी कारण सीपी का मान सीबी के मान से अधिक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछ लेता है कभी-कभी 1 नंबर या 2 नंबर में कि सीपी तथा सीबी में से किसका मान अधिक होता है और क्यों। तो उसका जो कारण है इन तीनों पॉइंटों में अपन ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है मैंने पहले से। तो आप लोगों को ये थ्योरी का छोटा सा चैप्टर रहता है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। बाकी सीपी तथा सीबी में जो संबंध रहता है वो संबंध है सीपी माइनस सीबी बराबर आर। इसे अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये मैटर याद रखना है। अब ये देखिए हमारा जो टॉपिक है वो सीपी तथा सीबी में संबंध। सीपी तथा सीबी में संबंध सीपी माइनस सीबी बराबर आर। देखो माना
आयतन पर, माना स्थिर आयतन पर Cp बराबर डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट V। इसे अपन समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरा यहाँ पर रख दें स्थिर दाब पर Cp बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट P, और ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cp है और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp है। अब देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो ये इस तरीके से जो इससे पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था उसको पढ़ाने का मेरा मेन कारण यही था कि यहाँ पर अपने पास दोनों समीकरण है, यानी किसको किस में से घटाएं, किसको किस में से घटाते हैं। और अपन सामान्यतः जानते हैं कि हमेशा अधिक में से कम को घटाया जाता है, अधिक में से कम को घटाया जाता है, लेकिन हमें इन समीकरणों के अनुसार ये पता नहीं चल पाता है कि किसका मान अधिक होता है किसका मान कम होता है। तो उस चीज को समझाने के लिए अपन ने इससे पहले जो 3 टॉपिक लिखे थे, 3 तथ्य लिखे थे, वो इसमें लिखे गए थे। अब उन तथ्यों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि Cp और Cv में से किसका मान अधिक है, जिसका मान अधिक होता है उसमें से कम के मान को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 2 - 1 करने पर, यानी Cp माइनस Cv बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T माइनस डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट V, और ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 2 के। ठीक है, अब देखिए यदि H बराबर E प्लस Pv, और इसे अपन समीकरण नंबर दे देते हैं, ये 3 और ये 4। इसे पढ़ चुके हैं अपन, इसे हम पढ़ चुके हैं पूर्ण एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन में यदि तंत्र की पूर्ण ऊष्मा के रूप में H बराबर E प्लस Pv को हम पढ़ चुके हैं। समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 के लिए अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 4 का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब इसका अपन आंशिक अवकलन करते हैं। देखो तो आंशिक अवकलन के लिए करना है क्या है, जिसके सापेक्ष है उसका भाग लें, और आंशिक अवकलन के रूप में आप लोग जानते हो कि किसी भी तत्व को लिखना है तो अपन डेल का उपयोग करते हैं, तो डेल H अपॉन डेल T, सापेक्ष वाले को भाग में लेते हैं, और जो शर्त दे रखी है अपन को स्थिर दाब की उसे यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में लगाना है। तो इसका तो हो जाएगा डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T बराबर, इसका E का लिखना है डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट T प्लस, अब यहाँ पर Pv है तो अपन ने दाब को क्या मान रखा है, स्थिर मान रखा है, दाब को तो अपन स्थिर मान लेंगे। अब भी क्या कर देंगे डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट T, और ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास 5। अब समीकरण 5 से हम डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T का मान जो है वो रख देते हैं समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में 5 से मान रखेंगे। देखो Cp माइनस Cv बराबर डेल E अपॉन डेल T कांस्टेंट P प्लस P डेल V अपॉन
डेल टी कांस्टेंट पी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट बी, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब समीकरण 6 है, उसके बाद में अपन देखते हैं, यानी ये मानते हैं कि माना तंत्र की आंतरिक ऊर्जा, माना तंत्र की आंतरिक ऊर्जा सामान्य ई ताप में आयतन का एक मानी फलन है, एक मानी फलन है, अर्थात कैपिटल ई बराबर फलन टी, कैपिटल ई बराबर फलन टी बी। ठीक है, अब देखो ये जो समीकरण है इसको हम यथातथ अवकल के रूप में लिखना चाहें, यानी यदि आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डी एक यथातथ अवकल है, तो यथातथ अवकल से तात्पर्य किसे अपन लिखेंगे डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट बी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट टी डी बी, और ये समीकरण हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब देखो समीकरण 7 हो गए। अब समीकरण 7 के बाद में अपन शर्त लगाते हैं कि समीकरण 7 के दोनों तरफ dt का भाग देकर स्थिर दाब की शर्त लगा देगा। dt का तो भाग देंगे और स्थिर दाब की शर्त लगा देंगे। तो यहाँ पर इधर लिख रखा था अपन ने डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी बराबर, इसे अभी यहाँ हम रखेंगे समीकरण को, ऊपर के समीकरण मिटा देता हूँ यहाँ से। समीकरण 7 में दोनों ओर dt का भाग देकर, या फिर सीधा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 7 का ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर आंशिक अवकलन करने का, ऐसे समीकरण 7 का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब आंशिक अवकलन इसका अपन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखो डेल ई
अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट बी, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा वो प्लस, उसके बाद में है डेल ई अपॉन डेल वी, डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी, और dv क्या करेंगे तो डेल v अपॉन डेल टी कांस्टेंट टी, यानी ये समीकरण हमारे पास मिलके आगे विशेष समीकरण नंबर दे देंगे अपन 8, और नीचे लिख देंगे समीकरण 8 से डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 8 से डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, देखो मान रखते हैं अपन डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, यानी इसमें अपन इसका मान रख देंगे, उस समीकरण में उसका मान रखना है, ठीक है। डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी बराबर, यहाँ पर अपन को मान रखना है डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी का ये मान, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, यानी ये इसका मान अपन ने ये मान रख चुके हैं, यहाँ पर बाकी का जो मान है उसे इंक्लूड कर देंगे, टी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी। अब जो कटता है उसे हम काट देंगे, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच रहा है उसे हम लिख लेंगे कि डेल एच अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी बराबर, यहाँ से देखो इन दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, कांस्टेंट पी, इधर आ जाएगा पी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारे पास 9। अब देखो ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू Cp माइनस Cv के बराबर चलती है, Cp माइनस Cv की क्या होती है बराबर चलती है, यानी इसके स्थान पर हम Cp माइनस Cv लिखेंगे।
दो पद हैं, एक तो है हमारे पास डेल v अपॉन डेल t कांस्टेंट p वाला पद, तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर ताप में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो आयतन में परिवर्तन हो जाता है, यानी आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो आयतन में वृद्धि हो गई तो सामान्यतः ये वाला जो पद है, ये पद कार्य को व्यक्त करता है, कार्य को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो स्थिर ताप पर आयतन में यदि वृद्धि करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जो पद है ये सामान्यतः गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की मान, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल। और हम जानते हैं कि जो आदर्श गैसें होती हैं, आदर्श गैसों के लिए डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट T का मान शून्य होता है, शून्य होता, क्योंकि ये जो समीकरण है, समीकरण नंबर जो 9 है, वो सभी प्रकार के पदार्थों के लिए उपयोगी माने जाते हैं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, और चाहे कैसी भी गैस हो उसके लिए अपने समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर पर बात कर रहे हैं कि आदर्श गैस के लिए, तो आदर्श गैस के लिए डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट T का मान शून्य माना जाता है, क्योंकि आदर्श गैस के अणुओं के बल में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। यदि आदर्श गैस को मानकर इस समीकरण को हल कर देते हैं तो आदर्श गैस के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। और जीरो रहने के कारण हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः समीकरण 9 से, अतः समीकरण 9 से Cp माइनस Cv बराबर P डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट P, यानी ये समीकरण रह गई हमारे पास समीकरण के रूप में केवल। बाकी ये मान जीरो हो जाएगा और इस P को इसके साथ गुणा कर लेंगे तो हमारे पास ये समीकरण रह जाते हैं। नीचे लिखते हैं आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, यानी Pv बराबर RT, समीकरण नंबर 11, समीकरण 11 का स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब इसका आंशिक अवकलन कर देते हैं। स्थिर दाब है इसलिए P को तो अपन कांस्टेंट मान लेंगे, और V का करना है तो डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट P बराबर R, यहाँ पर कांस्टेंट राशि है और T का T के सापेक्ष एक माना जाता है, इसलिए ये समीकरण नंबर होगा हमारे पास 12। अब समीकरण 10 और 12 से अपन लिख सकते हैं समीकरण 10 में 12 से हम लिख देंगे Cp माइनस Cp बराबर, देखो इस वाले मान के स्थान पर हमें क्या रखना है, R रखना है, तो Cp माइनस Cp बराबर R। तो ये हमारा जो टॉपिक है उसकी लास्ट जो इक्वेशन आती है वो आती है Cp माइनस Cp बराबर R। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है ये टॉपिक समाप्त होता है।
टॉपिक था हमारा सीपी तथा सीबी में संबंध क्या होता है, सीपी माइनस सीबी बराबर आर, या फिर ये पूछ ले सीपी माइनस सीबी बराबर आर सिद्ध कीजिए, तो ये इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।